दिख रहे हैं कि नहीं? हम नो सिग्नल दे रहा है। नमस्कार साथियों, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं विपिन सिंह। आज आप लोगों को हम लोग हिस्ट्री LTGIC के विषय में के सिलेबस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रमुख प्रश्नों को भी हम लोग, जैसे जो एक मॉडल प्रश्न होते हैं, उन मॉडल प्रश्नों को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। और इसके बाद हमारी जो क्लास रहेगी वो रेगुलर आपको क्लास यूट्यूब पे भी और इसके ऐप पे भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इस पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया है। पहली चीज़ इसमें यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपका जो एग्जाम होगा प्री और मेंस दोनों होगा। प्री आपका क्वालिफाइंग परीक्षा होगी और मेंस जो होगी आपके, वही आपके क्या करेगा, वो सिलेक्शन की परीक्षा होगी। वो आपको उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको फाइनल किया जाएगा कि कितने आप उस क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग पहली चीज़ क्या है कि प्री को देखते हुए भी चलेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मेंस का बैच भी इसमें लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस जो होगा आपका वो प्री कम मेंस दोनों का सिलेबस होगा। सिलेबस वही है, बस आपके पैटर्न को, स्टैंडर्ड को आपको अलग अलग करके वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं इतिहास के, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में दिया है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और जानिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो जो देता है अपने सिलेबस में, उसी के इर्द गिर्द ही वह क्या है, प्रश्नों को उठाता है। तो हमको उसी के इर्द गिर्द प्रश्नों को लेकर चलना है। ठीक, पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, जैसे उसमें भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल की हम जब बात करते हैं, इसमें जब आप लोग पढ़ेंगे टॉपिक पे, एक टॉपिक आपका होता है ये आप लोग देखे होंगे कि इसमें पाषाण काल आप पढ़े होंगे। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, इसमें आपका पाषाण काल, इसमें पाषाण काल की बात होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पाषाण काल से संबंधित, उस पाषाण काल में आपको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल, इन तीनों को अलग अलग करके हम लोगों को पढ़ना है। और उसमें भी आपका क्या है, यहाँ से भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं। तो जब हम लोग अपना क्लास रेगुलर क्लास करेंगे तो उस क्लास में आपको इन सब चीज़ों को हम लोग एक विस्तृत रूप से लेकर चलते हैं, जिससे आपका प्री और मेंस से संबंधित जितने भी मटेरियल है सब आपको इसी में क्या है, इंक्लूड हो जाए और उसी के साथ साथ आपको एक समझ विकसित हो जाए। दोनों चीज़ों को लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरे में आपका आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, या इसको कहा जाता है, जब आप पढ़ेंगे तो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है, या इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, देखिए जो लोक सेवा आयोग ने इस बात दिया है प्रश्न, उसको जो सिलेबस में, वो प्री का और प्लस प्राथमिक परीक्षा का और आपके अंतिम परीक्षा का, कहने मतलब मेंस का, दोनों को कंबाइंड सिलेबस दे दिया है। तो इसके अंतर्गत आपका नगर नियोजन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे इसने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है।
कि नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन कैसे होते थे, क्या उसकी व्यवस्थाएं होती थी, उसमें मोहनजोदड़ो की क्या 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 चीज़ें प्राप्त हुई हैं और उस समय लोग कैसे रहते थे, इन सब के विषय में क्या है वहाँ पे वो चीज़ें बताई जाती हैं। क्या सर? चलिए, इसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें प्राप्त हो, जिससे कहा जाता है कि अगर माना जाए कि तो विश्व के में जो एक प्रथम मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कहाँ मिलते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्ति और मुहरें, इन सब के विषय में भी प्रश्न उठते हैं और इन सब को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके एकदम एक्सप्लेन करेंगे, आगे हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद उस समय हड़प्पा सभ्यता में धर्म कैसा था, वो लोग किसकी पूजा करते थे, तो उस समय धार्मिक प्रणालियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपके उसमें प्री में भी और मेंस में भी दोनों से प्रश्न उठने के यहाँ से अधिकतर संभावनाएं रहती हैं। और आपको एक चीज आपको जानना है कि जो मेंस का जो प्रश्न आपका आएगा, वो प्रश्न अभी तक लोक सेवा आयोग जो पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस के जो मेंस होते हैं, जो फर्स्ट पेपर इस समय चल रहा है, उसमें जो प्रश्न आते हैं 125 वर्ड के और 200 वर्ड के जो प्रश्न आपके आते हैं, वो आंसर आपको लिखना रहता है, वो आपका वही सेम पैटर्न इसमें भी आपका डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, इसके बाद टॉपिक क्या है कि पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म तथा उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। कहने मतलब वैदिक काल, कुल मिला के यहाँ के सिलेबस से अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं वैदिक काल की बात कर रहा है। वैदिक काल में क्या है, एक ऋग वैदिक काल जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, दूसरा क्या है उत्तर वैदिक काल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहने में जब ऋग वैदिक काल के बाद की बात, तो उस समय समाज कैसा था, किसने इस वैदिक काल से संबंधित जो चीजें विस्तारित हुई, जो आगे बढ़ाई गई, ये सब चीजें किसने किया उसके विषय में पढ़ेंगे। उनका धर्म कैसा था, उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के विषय में हम क्या करेंगे, आगे आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक करके पढ़ते हैं। इसके बाद अगला आपका जो है, अगला में आपका क्या आ जाता है, धार्मिक आंदोलन। जैसे आप पढ़ेंगे टॉपिक एक आपका है धार्मिक आंदोलन। उस धार्मिक आंदोलन में, उस धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि इन सब धर्मों के विषय में क्या है हम लोग उसको एक एक करके, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का अलग से पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का अलग से पढ़ेंगे, वैष्णव और शैव धर्म, इन भागवत धर्म, इन सब के विषय में हम लोग क्या करते हैं अलग अलग करके पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। हमको बस क्या करना है, सिलेबस को ही देखकर उसी को अगर हम लोग अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आपका पूरा जो क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं, जो मटेरियल आएंगे, जो आपके मेंस से भी और प्री से भी, दोनों का क्या है इसमें कंबाइंड रूप से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद का आगे क्या है, देखिए सिलेबस को डिस्कस करने का केवल एक ही पर्पज है कि एक समझ विकसित हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब हम अभी ये तो एलटी का है, एलटी जीआईसी का है, जब हम लोग जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो जीआईसी प्रवक्ता का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीजें आपको इससे भिन्न मिलेंगी, कुछ चीजें लगभग चीजें सामान्य मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें इससे भिन्न मिलेंगी, अलग मिलेंगी, इसका मतलब उसका दायरा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो फॉर्म निकाला जा चुका है और उसके विषय जब हम पढ़ेंगे उसका दायरा और आगे बढ़ जाता है। तो पहली चीज हमको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर पार्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जैसे एलटी में कुछ लोगों का इतिहास होगा, हो सकता है कि इतिहास और किसी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता में क्या है, कुछ लोग हो सकता है पीजी दूसरे से हो तो दूसरे सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को एक एक करके तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे अलग से रखें, जिससे पता चल जाए पढ़ना क्या है। और जब ये पता चल जाएगा हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, समझ लीजिए आधी लड़ाई हमारी वहीं पूरी हो जाती है।
ठीक है। तो यहां से अगला टॉपिक जो आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग मौर्यकाल। मौर्यकाल मौर्य वंश के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां से मौर्य की उत्पत्ति के समान समझ होनी चाहिए। उसके बाद उस मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी उपलब्धियां क्या थी उसके विषय में। फिर उसके बाद उसका प्रशासन और सार्वजनिक कार्य, मतलब जो कार्य मौर्य शासकों ने किया उसके विषय में। अशोक और अशोक के अभिलेख के विषय में। अशोक का धर्म क्या था, धर्म प्रचार उसने किस प्रकार किया, उसका भी हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। और उसके द्वारा किए गए कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसके भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन, कि धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और बाद में फिर उस पर किसका शासन हुआ, मगध पर या उसके साम्राज्य पर धीरे धीरे किसका शासन होता है, हम उसके विषय में भी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो है, हाँ एक आपका आया है, कमेंट आया है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी ईएलटी जीआईसी प्रॉपर क्लास चलेगी क्या। जी इसीलिए यही तो बता रहे हैं भैया जी, हम यही बता रहे हैं आपको कि हम लोग यही शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे, एक नहीं। प्री तो मान लीजिए आपका जो आ गया, क्योंकि लड़ाई तो सबसे ज्यादा प्री की ही हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे, टीजीटी पीजीटी एलटी भी। और ये भी है, ध्यान रखिए, आने वाली वैकेंसी, अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा शिक्षा सेवा चयन आयोग में उथल पुथल चल रहा है, अध्यक्ष सचिव ये सब बहुत सारे लोग हटाए गए हैं, लेकिन अब जो नए सिरे से जब आएंगे तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी की भी आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, वो एक आपका गोल्डन चांस रहेगा। तो हम लोग यही चीज आपका, अब आपको इसके लिए ये इसका द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, लेकिन रेगुलर क्लास आपको उस पे मिलेगी। जी भैया, टेस्ट सीरीज भी होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी होगा, उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा, टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। चलिए थोड़ा सिलेबस को हमको डिस्कस करते हैं, उसके कुछ मॉडल प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम उसी के बाद अपनी क्लास को हम लोग अलग से करेंगे। जी भैया, सर बिहार टायर 4 में भी यही सिलेबस काम करेगा। देखिए सिलेबस तो जब आप आयोग का देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सब में मिलेगा, लेकिन जो मैटर आपके रहेंगे, मैटर कहीं पे भी कोई भी परीक्षा हो, चाहे ये यही इसी की बात नहीं कर रहे हैं कि हम बिहार का यूपी किसी भी राज्य की परीक्षा हो, सब कुछ आपका सेम रहता है। लेकिन जब आयोग सिलेबस निकालता है, प्लस क्या है, वो केवल लिखने में, सिलेबस लिखने में अलग अलग दिखेगा, बाकी आपका मटेरियल सारा सब कुछ उसी में से होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। उसका कारण क्या था कि वो यहाँ की सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़े थे, लेकिन नौकरी बिहार में जाके पा गए। क्यों? क्योंकि मटेरियल यही था, सिलेबस उसका चाहे जो भी है, लेकिन मटेरियल आपको यही सब मिलेगा, ठीक है। और फिलहाल हम लोग बिहार के लिए एक स्पेशल अलग से क्लास चलाएंगे। अभी तो क्या है, हम इसकी बात करते हैं और बिहार की एक अलग क्लास आपको मिलेगी भैया, ठीक। चलिए, हाँ, तो इसके बाद का अगला क्या आपका आता है, गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। देखिए अब यही थोड़ा अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है, जब आप देखते हैं एलटीजीआईसी का, तो एलटीजीआईसी में आपका मौर्योत्तर काल का उल्लेख सिलेबस में नहीं मिलता। ये ध्यान रखना आपको कि एलटीजीआईसी का आपको उसमें नहीं निकलता। किसमें? इसमें एलटीजीआईसी मौर्योत्तर काल का नहीं उल्लेख मिलता, लेकिन जब जीआईसी प्रवक्ता की बात करते हैं तो जीआईसी प्रवक्ता मौर्योत्तर काल आपको मिल जाएगा। लेकिन जब प्रश्न की हम बात करते हैं तो इससे उस मौर्योत्तर काल से भी, मौर्योत्तर काल कहने का मतलब जिसके अंतर्गत आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इन सब की बात होती है। और विदेशी आक्रमण जो आते हैं जैसे शक, पहलव, कुषाण, इन सब की हम बात करते हैं। इन सब से भी कुछ प्रश्न आपके उससे बन ही जाते हैं। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे, हम लोग जब चर्चा करेंगे, तो हम लोग इस पर भी वर्क करेंगे, ठीक है। तो गुप्त वंश की बात करते हैं। गुप्त वंश में आपको पता है, गुप्त वंश में जो वास्तविक संस्थापक इसमें कौन था? गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम था।
इसके विषय में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के विषय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और इसी के साथ साथ उत्तर गुप्तवर्ती शासकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्तों के साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कौन थे, कहां से आए थे, हम इसकी भी बात करेंगे, और उसके बाद उसका गुप्त साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इन्हीं के कारण माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, हूणों की थी। किसकी थी, हूणों की थी, सबसे बड़ी भूमिका थी, ठीक है। इसी के बाद कुछ आपका मिलता है, देखिए अब यहाँ गुप्तोत्तर काल आपका LTGIC से हट जाता है, लेकिन जब GIC प्रवक्ता आप पढ़ेंगे तो GIC प्रवक्ता में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। LTGIC से ये हटेगा लेकिन उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसमें मिलेगा, ये GIC प्रवक्ता में। लेकिन यहाँ पे क्या सिलेबस में, LT में देखिए चोल काल। चोल काल कहने मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा चाहे LT हो चाहे उत्तर प्रदेश का TGT PGT एग्जाम हो, सब में यह क्या है, ये चीजें आपको क्या है, चोल काल से 1-2 प्रश्न हमेशा मिलने हैं, 2-3 प्रश्न हमेशा मिलने हैं, ठीक है भैया। तो चोल काल में, चोल काल के अंतर्गत हम लोग जो उसके प्रमुख शासक हैं उनके शासकों के विषय में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग उसके जो प्रारंभिक शासक थे उसकी बात करेंगे। फिर उसके सबसे महत्वपूर्ण शासक से राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों के विषय में पढ़ा जाएगा। फिर स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली, चोलों के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उनकी स्थानीय स्वशासन प्रणाली। इसीलिए पूरे प्राचीन इतिहास में ये इसीलिए प्रसिद्ध है। अगर हम स्थानीय स्वशासन प्रणाली की बात करते हैं कि चोलों ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे गांवों को भी विशेष ध्यान दिया था, कैसे स्थानीय क्षेत्रों पर उन्होंने शासन किया था, और उसकी हम बात करेंगे। और उनके कला और संस्कृति की बात करेंगे जो आज भी दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध है जी, ठीक। इसके बाद अगला सिलेबस आपका क्या है, अगला टॉपिक, अब यहीं से मुस्लिम आक्रमणकारी की बात होती है। देखिए कुछ सिलेबस में कुछ चीजें कम हुई हैं एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, लेकिन प्रश्न बनते हैं। हम जब क्लास चलाएंगे तो हम उसको भी कवर करके चलेंगे, ठीक भैया, हम उसको भी कवर करके चलेंगे, हम लोग उसको मिस नहीं करेंगे, हम लोग उसको आगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, विदेशी आक्रमण। अब विदेशी आक्रमण की हम बात करते हैं तो यहीं से आपका क्या है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाता है। यहीं से आपका क्या है, भारत में विदेशी आक्रमण से मतलब क्या है, आपका मुस्लिम आक्रमण से, अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। तो भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए कौन थे, वो अरब क्षेत्र से आए थे। हम उसके विषय में पढ़ेंगे और उसके विषय में अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद उसी में फिर तुर्कों का आक्रमण होता है। गजनवी कौन था, तुर्क था, तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना है आपको, ये केवल सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम केवल थोड़ा थोड़ा चीज इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको आइडिया रहे कि गजनवी आक्रमण उसका प्रभाव कौन था, ये तुर्क था। तो मोहम्मद गोरी, गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना भी प्रारंभ हो जाती है। अरबों का क्या था, एक छोटा सा एक घटनाक्रम में पढ़ा जाता है। कुछ समय के लिए मुस्लिम यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हुए, लेकिन जब गजनवी और मोहम्मद गोरी आया तो यहीं से धीरे धीरे तुर्क क्या है, स्थायी होना शुरू किए। और मोहम्मद गोरी के समय में ही भारत में तुर्क आक्रमण या मुस्लिम सत्ता स्थापित होना शुरू हो गई थी। हम लोग इसकी ही बात यहाँ से इस पे भी पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो जो प्रश्न बनाएगा वो अपने लेवल को मेंटेन कर कर ही चलेगा, वो हल्का प्रश्न नहीं बनाएगा। हम लोग उसको लेकर चलेंगे, ठीक भैया। अगला है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ा जाएगा। उसी क्रम में अगला जो क्रम आएगा वो दिल्ली सल्तनत का इतिहास आएगा। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की में उसकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी जाएगी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी जाएगी, उसकी क्या कहते हैं कला और संस्कृत की भी व्यवस्था पढ़ी जाएगी, उसकी स्थापत्य भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों क्या है आपके दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हम लोग
पढ़ेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन शासकों की बात इसमें सिलेबस में जो दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। कहने का मतलब जो वंश हैं, चाहे हम गुलाम वंश की बात करें, चाहे हम खिलजी वंश की बात करें, चाहे हम तुगलक वंश की बात करें, इसमें हम चाहे हम उसके बाद सैयद वंश की, लोदी वंश की बात करें, इन सब के विषय में हमको क्या करें यहाँ पर अध्ययन करना है। ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से क्या है आयोग ने दिया है। ठीक भैया, आगे अगला जो आपका आता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अब इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो इन सबको टोटल किसके अंतर्गत रखते हैं, मध्यकालीन इतिहास के। ठीक है, चोल वंश जो हम लोग पढ़े पीछे उसको एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में रखते हैं, और इसके बाद से जहां से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आना शुरू हुए इन सबको हम लेकर क्या करते हैं, आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जब जीआईसी प्रवक्ता को हम देखेंगे तो इसी के पहले एक पार्ट और आता है जिसको कहते हैं राजपूत राजवंश, या कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल। तो वो आपके सिलेबस में इसमें नहीं दिया गया है, वो आपके जीआईसी प्रवक्ता में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक भैया, इसके बाद अगला जो आपका आता है मुगल वंश। मुगल वंश की हम बात करते हैं तो मुगल वंश जो मध्यकाल के में मुगल वंश बहुत लंबा समय उसका था, और बहुत ज्यादा प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। आपके मेंस में भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आपके प्री तो मान लीजिए बनेंगे ही प्राथमिक परीक्षा के। और एक चीज और आपको बेनिफिट है, जो एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता चाहे जीडीसी, इसका जो जीएस का पार्ट होगा उस जीएस के पार्ट में भी आपके क्या इतिहास के 2-4 प्रश्न आपके बनने तय हैं, वो हमेशा बने हुए हैं और वो बनेंगे भी। हम लोगों का एक भी ये प्रयास रहेगा कि एलटी जीआईसी का जो जीएस का पार्ट है उसके बैच भी हम लोग चला रहे हैं, और उसमें आपको देख रहे होंगे आप अलग अलग से टीचर हर पार्ट को पढ़ाएंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग इसमें क्या है, हम इतिहास के पार्ट को जो आए हुए प्रश्न हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि जो इतिहास के स्टूडेंट होगा वो इतिहास आंख मूंद के कर लेगा, उसको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मुगल वंश में क्या है, मुगल वंश में वही टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, मतलब कौन कौन से शासक हुए। अब हम आपको अलग जब पढ़ाएंगे बताएंगे राजनीतिक के अंतर्गत क्या आता है, प्रशासनिक के अंतर्गत क्या आता है, उसकी कला और संस्कृति में क्या आता है, स्थापत्य में क्या आता है, चित्रकला क्या रहे, सबके विषय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भैया डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें मुगल वंश के प्रमुख शासकों का नाम दिया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन। कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग उत्तरकालीन मुगल शासकों के विषय में भी अध्ययन करेंगे, और वहीं से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से उत्तरकालीन जो मुगल शासक आते हैं वहीं से धीरे धीरे क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब इसी के बीच में कुछ पार्ट और आपको अलग से मिलेंगे। एक बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य की बात होती है, और विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, ये से भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ इसका भी अध्ययन किया जाएगा, और इसमें से भी जो प्रश्न बनते हैं हम पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टॉपिक पढ़ाते हुए उसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं उसको भी लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें सिलेबस में। मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य। अभी जो हमने बताया कि इसमें मध्यकाल में जो कला, साहित्य, स्थापत्य, इन सबके विषय में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत का अलग से, मुगल काल का अलग से। ठीक है, और इसी में एक पार्ट आपका आ जाता है सूफीवाद, मतलब सूफी संतों के विषय में। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुने होंगे, शेख सलीम चिश्ती का नाम सुने होंगे, उसके बाद बहुत सारे जैसे नक्शबंदिया सिलसिला है, उसके बाद सुहरावर्दिया है, सत्तारिया सिलसिला है, इन सब के विषय में आप लोग सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो क्लास को हम लेंगे, और उसके बाद उसमें हम एक एक करके एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार भक्ति आंदोलन की हम बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के में हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा एक एक टॉपिक करके बताते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। और इसी भक्ति आंदोलन के पार्ट में आपको बहुत सारे धर्म मिलेंगे, जैसे सिख धर्म की हम बात करेंगे। इसी के तहत आपको कबीरदास से संबंधित, रामदास संबंधित, मलूकदास संबंधित, इसी पार्ट के अंतर्गत हम लोग जिससे बहुत सारे संप्रदाय, जैसे वल्लभाचार्य हुए थे, माधवाचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य हुए थे, इन सब के विषय में भी डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो आपका चाहे थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे एंशिएंट से भी जुड़ा रहता है और मिडवल से, इसके विस्तार के विषय में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक भैया। इसके बाद अगला क्या है, मध्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग और व्यापार। ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा आपके मेंस पर्पज से दी गई हैं। किस पे दी गई हैं? मेंस के पर्पज पे दी गई हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके उठते हैं। जब हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाएं, उसमें क्लास को चालू करेंगे तो हम बीच बीच में ये भी बताते रहेंगे कि जो प्रश्न उठते हैं, जो मेंस के प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न कैसे बनेंगे उस टॉपिक पे। टॉपिक तो मान लीजिए पीटी के लिए पढ़ेंगे, प्राथमिक परीक्षा के लिए पढ़ा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रश्न बनते हैं मेंस संबंधित, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक माइंड मेकअप लेकर हम लोग चलते रहेंगे, लेकिन उसकी क्लास हम लोग अलग से चलाएंगे। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद अब यहां से देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। कहने का मतलब अब यही इसी के बाद से आपका भारत में या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, टॉपिक यहीं से शुरुआत हो जाएगा, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आयोग ने दिया नहीं है। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाएगा। आगमन हम इसके विषय में पढ़ेंगे, और इसके पढ़ने के बाद जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, क्यों आई, उनका विस्तार कैसे हुआ, और बाद में उनका वो आए थे तो क्या क्या घटनाएं घटी, घटनाक्रम को पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की बात करेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कहने अंग्रेजों ने कैसे अपने इसको आगे बढ़ाया, कैसे अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया, और हम भारतीयों को कैसे धीरे धीरे एक परिस्थिति ऐसी आई, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, गुलाम बनाया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद फिर आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार। मॉडर्न इंडिया में कहने मतलब आधुनिक भारत में कृषि का क्या स्थिति थी, उद्योग धंधे क्या थे, व्यापार क्या थे, अंग्रेजों के आने से इस पर प्रभाव क्या पड़ा, इन सब के विषय में हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर आधुनिक भारत में शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक विकास। कहने मतलब शिक्षा का क्या विस्तार था, भारत में कैसे शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई, क्या कौन कौन से आयोग गठित किए गए, इसके विषय में पढ़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ भारत को जो संवैधानिक जो संविधान बना भारत का, तो उस पर पीछे अंग्रेजों के समय से क्या जो बहुत सारे अधिनियम बनकर लागू हुए, चाहे रेगुलेटरी एक्ट की बात करिए, चाहे चार्टर एक्ट की बात करिए, चाहे क्या कहते हैं 1919 अधिनियम की बात करिए, 1935 अधिनियम की बात करिए, इन सब का भारतीय संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, और इनका जब उस परिस्थिति में जिस समय लागू हुए तो उस समय परिस्थितियां क्या थी, इन सब पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक भैया। इसके बाद अगला है आपका 1857 का विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो मेंस में भी प्रश्न आने फिक्स है, पीटी के तो है ही, लेकिन मेंस में भी प्रश्न आने फिक्स हैं। क्यों? 1857 का विद्रोह, उसका कारण और स्वरूप और परिणाम, मतलब उस 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके विषय में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद उसका स्वरूप क्या था, कहाँ कहाँ विद्रोही थे, कौन कौन सी घटनाएं पड़ी, और लास्ट में उसका परिणाम क्या हुआ, हम उसके भी बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 19वीं शताब्दी में भारत पुनर्जागरण की बात करते हैं, और धार्मिक आंदोलन। इसी पुनर्जागरण के अंतर्गत जब हम लोग पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं, और इसी समय बहुत सारे सुधार होते हैं, उस सुधार की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है,
राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब आप देख ही रहे हैं पूरा। उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का मतलब नेशनल मूवमेंट, जिसको आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ से हम लोग आधुनिक भारत के बाद फिर नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। कहने का मतलब कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को धीरे धीरे गुलाम किया और फिर भारतवासियों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किस प्रकार फिर उन्हीं अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया, इसकी बात हम लोग भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ये देखिए आपके सिलेबस में दिया गया, टॉपिक में दिया गया है कि ये महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के विषय में कुछ हम विशेष आपको अलग से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बाकी अन्य जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उसका अध्ययन तो करना ही है, उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हमको लेकर चलना ही भैया, ठीक। इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति में कृषि मिशन, माउंटबेटन योजना, कहने मतलब जब स्वतंत्रता प्राप्त की तरफ हम बढ़ रहे थे उस समय ब्रिटेन से कौन कौन सी योजना बन के, कौन कौन से कमीशन बन के आए थे, हम लोग उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, और उसी के बाद फिर 1950 तक की क्या कंडीशन थी। 1950 कहने मतलब जब आज़ादी प्राप्त हुई उसके बाद सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज क्या आया कि देसी रियासतों का एकीकरण, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, देसी रियासतों का एकीकरण आया। और उसमें किसकी भूमिका थी उसके विषय में हम अध्ययन किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। और उसमें क्या है, सरदार पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग विशेष करके उस पर अध्ययन करेंगे। और 1950 के समय तक के आपके उसमें सिलेबस में पूरा टॉपिक आपको दिया गया है, इन सब की हम बात करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम कुछ चीज़ें और अलग से देखते हैं, जैसे थोड़ा सा हम लोग पीछे की कुछ मॉडल प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। मॉडल जो प्रश्न थे उस मॉडल प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है और क्या क्या इसकी गहराई, मतलब कहाँ पे यहाँ भी इनका कठिनाई स्तर क्या है, हम इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जब हमको टॉपिक पे पढ़ना है तो उस टॉपिक को हम किस स्तर तक लेकर चले, हम उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई। देखिए प्रश्न आपका क्या है, थोड़ा टफ प्रश्न के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है सर, ये हड़प्पा स्थलों में किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण प्राप्त हुए। पहले तो चीज तो ये देखना है गर्त आवास क्या है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं। गर्त आवास, गर्त आवास की, गर्त आवास आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं, गड्ढे का घर। क्या है, गड्ढे का घर। गड्ढे का घर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये कहां प्राप्त हुए थे, ये नवपाषाण काल में आपको प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में आपने इसको ज्यादा देखा होगा। तो नवपाषाण काल में अगर हम बात करते हैं, देखिए हम प्रश्न को जो हम केवल एक आपको मॉडल बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न बनेंगे, हमको कैसे इन सब चीजों को याद करके दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। नवपाषाण काल के अंतर्गत दो प्रमुख स्थल का नाम आता है, एक का नाम आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर में है, कश्मीर में। और उसी वहीं पर ही कश्मीर में ही एक और स्थल का नाम आता है जिसका क्या नाम है, गुफकराल। गुफकराल ये कश्मीर में ही है। इन दो स्थलों पर गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
मतलब गड्ढे का घर। कहने का मतलब वहां के जो लोग, जब वहां खुदाई जो चीज प्राप्त हुई तो वहां के जो लोग रहते थे, नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल में वो जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर वहां रहते थे। अब उससे उनको जंगली जानवरों से भी बचाव होता था, उससे उनको धूप से भी, उससे उस तरह वो व्यवस्था बना के रहते थे, वर्षा से भी बचाव कर सकते थे। तो बहुत सारी चीजें से क्या है उनको वहां पे बचाव मिलता था। ये तो साक्ष्य प्राप्त हुआ इन दोनों से, लेकिन कहाँ का? नवपाषाण काल का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लेकिन प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, ये पूछा हड़प्पा स्थलों में। ध्यान ये रखना है, ये नवपाषाण काल की बात नहीं कर रहा है, ये हड़प्पा स्थलों की बात कर रहा है। तो जब हड़प्पा स्थल की बात करेगा तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमें। भाई जो ऑप्शन देगा हम तो वही सॉल्व करेंगे ना, भले हम जानते दूसरा हो, दूसरा हम भले जान रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन में है हमको उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व करना है। अब यहां पे देखना है, क्या राखीगढ़ी में गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए? नहीं। क्या बनावली में प्राप्त हुए? नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, शायद आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा टफ प्रश्न भी होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग न भी जानते होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे प्रश्न है तो प्रश्न जानना भी है। शायद आया हुआ भी प्रश्न है पीछे। ठीक है, प्रभास पाटन यहां पे भी नहीं, और राइट आंसर आपका क्या है? कुणाल। अब एक कुणाल कौन सा है? कुणाल कहां पर है? इसी कुणाल को कुड़ाल भी कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? कुड़ाल जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरवर्ती काल था, उस उत्तरवर्ती काल का ये स्थल है। ठीक है, उत्तरवर्ती काल का यह स्थल है, और इसी स्थल में, इसी स्थल से वहां पर गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी क्या कहते हैं, कुणाल से ही ये 2 चांदी के मुकुट प्राप्त होते। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि 2 चांदी के मुकुट, चांदी के मुकुट, मुकुट कहां से प्राप्त होते हैं? ये कुणाल से ही 2 चांदी के मुकुट भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो प्रश्न है, प्रश्न को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, आपको 2 चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नवपाषाण काल की जब बात करें तो बुर्जहोम और गुफकराल दोनों में गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गड्ढे के घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जब हड़प्पा स्थलों की बात करें प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कुणाल में भी गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 हुआ, कुणाल हुआ। ठीक है, यहां से एक चीज और प्राप्त हुई, 2 चांदी के मुकुट भी प्राप्त हुए हैं। रही बात, कभी कभी पूछ लेता प्रभास पाटन कहां पर स्थित है, तो प्रभास पाटन जो है गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और उसी के साथ कि प्रभास पाटन कोई विशेष हड़प्पा स्थल के रूप में नहीं माना जाता। ये जब हड़प्पा स्थल का विनाश हो रहा था, और उसको विशेष रूप से माना जाता किसमें? इसको ताम्रपाषाण काल के रूप में रखा जाता है। ये ताम्रपाषाण काल का स्थल मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये हड़प्पा स्थल से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन मुख्यतः ये माना जाता है ताम्रपाषाण काल से। राखीगढ़ी और बनावली आप जान ही रहे हैं। राखीगढ़ी कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल, भारत में स्थित, ध्यान रखना है, पूरे सिंधु सभ्यता का नहीं, भारत में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। फिर अगर देखा जाए पूरे हड़प्पा स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो माना जाता है सबसे बड़ा पूरा स्थल। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, बनावली की बात करते हैं, ये भी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के जिंद उसमें हिसार जिले में स्थित है। बनावली की एक प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है इसकी? प्रमुख विशेषता, यहाँ मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का हल। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये मानी जाती है। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजें जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में और एक्सपीरियंस से एक एक चीज, इसकी खोज किसने की, कब खोज की गई, कब इसकी खुदाई हुई, सारी चीजें क्या क्या प्रमुख चीजें प्राप्त हुई, सबको लेकर हम लोग यहां से चलेंगे। ठीक भैया, गुड भैया, आंसर डी, वेरी गुड। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्यों प्रश्न है,
किस एक्ट द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवा, मतलब भारत में जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। कहने का मतलब इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी जो सिविल सेवा परीक्षा हो उसकी बात किस अधिनियम, किस एक्ट या किस अधिनियम या किस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको पहली नजर में आपके दिमाग में पहला क्या आंसर चला जाएगा, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। लेकिन क्या है, ये गलत है। पहले निगाह में आपका यही चला जाएगा। अगर आप अच्छे से उसका अध्ययन नहीं किए हैं तो पहले यही आपका दिमाग में यही बैठ जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड बता देते हैं, थोड़ा इसकी कहानी बता देते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कैसे आई। थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब हम क्या करेंगे, तब हम समझते हैं इसमें क्या हुआ और जो 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, आवाज जा रही है, आवाज जा, ठीक ठीक भैया। चलिए हम ध्यान रखते हैं, जैसे कभी देखा जाता है कि अगर सिविल सेवा की परीक्षा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीयों को कब शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत, पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। बाकी बहुत सारी चीजें बची हैं जो हम लोग पढ़ाएंगे, जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें भी और डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं कि जब भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को जब पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का आश्वासन दिया गया या बैठाया गया, वो कब, किस अधिनियम के तहत किया गया, ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। लेकिन कहां पर दी गई, ये दी गई थी कहां पर, मात्र इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में, वहां पे बैठने की अनुमति दी गई, न कि भारत में परीक्षा कराई गई थी। इसी के बाद से लगातार सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे पहले आईसीएस थे जो भारत के थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसकी परीक्षा क्वालिफाई की, हम उसकी बात अलग से करेंगे भी। दूसरी चीज, जब हम यहां पे देखते हैं कि मेन प्रश्न है, हम इस पे आते हैं, इंग्लैंड के साथ भारत में कराए जाने की जब बात की जाती है, अभी तक तो भारत में, मतलब इंग्लैंड में ही परीक्षा होती थी, भारतीय वहां पे जाके शामिल होते थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के तहत, किसके तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1903 के तहत एक चार्टर, जो एक अधिनियम एक्ट पेश किया गया, एक अधिनियम बनाया गया और उसमें पहली बार ये निश्चित किया गया कि अब परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए, इंग्लैंड के साथ साथ, ये निश्चित किया गया। जब ये ब्रिटेन के कॉमन सभा में, हाउस ऑफ कॉमन सभा में जब ये क्या किया गया, ये बिल वहां पे प्रस्तावित किया गया, वहां पे पेश किया गया, तो वहां पे थे लॉर्ड लैंसडाउन, इसका विरोध किए थे। कौन, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ने इसका विरोध किया कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 जो एक्ट पारित किया गया कि इसमें कहा गया कि पहली बार अब क्या है, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जब हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्ताव गया तो लॉर्ड लैंसडाउन, इनका प्रभाव, अच्छा प्रभाव था उस पर कॉमन्स में, तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मामला कुछ दिन पेंडिंग में रखा गया, पेंडिंग में चला गया। लेकिन अगर ये प्रश्न है पहली बार, तो यहां पे दिया गया, तो पहली बार कहने में इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के तहत ये किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या घटना घटती है, इसके बाद फिर बाद में कुछ अधिनियम और आते हैं,
जैसे आप इसको पता ही होगा, मेलो मांटो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919, ये सब चीज़ें अलग से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसी में सबसे पहले सांप्रदायिक पंचायत, उसको क्या कहते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी या उसमें दिया गया था। लेकिन हम मेन चीज बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। जैसे ये तो हो गया पहली बार, इसमें इस एक्ट के तहत ये ब्रिटेन में प्रस्ताव किया गया कि भारत में भी होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए कि इसका एक साथ इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन ये प्रस्ताव पूरी तरह पारित नहीं हुआ। फिर बीच में 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। कब आया? 1919 में ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और उसी में ये प्रस्तावित किया गया कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही प्रस्तावित किया गया कि अब भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा हो, ठीक है। और उसी के आधार पर, उसी की संस्तुति पर वहां की सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। और 1919 के तहत क्या हुआ, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। लेकिन पहली बार आयोजित किसके अकॉर्डिंग किया गया, किस अधिनियम के तहत आयोजित किया गया, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें 1919 के तहत। कहां किया गया था पहली बार? 1922 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1922 में इलाहाबाद में सबसे पहले 1919 अधिनियम के तहत ब्रिटेन और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। बाकी बहुत सारी चीजें रहेंगी, इसको हम लोग अलग से डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा की बात करेंगे उस टॉपिक में। हम प्रश्न के अकॉर्डिंग, बस कंफ्यूजन आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये 1919 है या 1993। ज्यादा लोगों के दिमाग में 1919 आ जाता है क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादा चीजें पढ़े हैं। ये प्रश्न आए हैं, आयोग ने भी ये आंसर माना है, आयोग ने भी आंसर माना, वो आंसर सही भी है, इसमें कोई वट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन, कहने मतलब वही सविनय अवज्ञा की बात हो रही है, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। किसकी? नागरिक अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है कि खुलकर विरोध किया। तो पहले तो हम ये समझें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, पहले तो ये तो जान लें। फिर हम उसमें ये जाने कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम दोनों को एक बार समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले चीज क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता है। गांधी जी ने जब दांडी मार्च प्रारंभ किया 12 मार्च से और 6 अप्रैल के बीच, और ये कब समय कब था? 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर जो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है कि इस मुस्लिम लीग ने इस नागरिक अवज्ञा मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किस अधिवेशन में किया। तो इसका मतलब जिस समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होगा, चलने के बाद ही विरोध हुआ होगा, तो उसी समय इसने विरोध भी किया होगा। हाँ, उसी समय विरोध किया था। और कब किया था? ये इलाहाबाद अधिवेशन में। कब किया था? इलाहाबाद अधिवेशन, कहने मतलब मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1930 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे ये भी ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। इसी अधिवेशन में इलाहाबाद 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम इससे दूरी बनाकर चलेंगे, ठीक है। ये चीजें इसी समय इन्होंने किया। अब ये इलाहाबाद अधिवेशन एक चीज के लिए और जाना जाता है, यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं।
क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है? यही मोहम्मद इकबाल जो थे, मोहम्मद इकबाल वास्तव में अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रवादी के रूप में थे, राष्ट्र के लिए सोचते थे, और ये उर्दू के कवि थे, उर्दू शायर भी थे, और इन्होंने कविता भी बहुत सारी लिखी हैं, उसके लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अध्यक्षीय भाषण में पहली बार मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की बात की थी। अगर पूछा जाए पहली बार किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की बात की थी, तो इलाहाबाद के 1930 के इलाहाबाद के मुस्लिम लीग अधिवेशन में। और उन्होंने ये बताया कि जो जहां पे मुस्लिम बाहुल एरिया है, मुस्लिम बाहुल एरिया में इन्होंने संकेत किया था। संकेत कहाँ किया था? मुस्लिम बाहुल एरिया कहने मतलब आपका जो वर्तमान पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहना ये जो सीमा प्रांत क्षेत्र थे उन सब पर इन्होंने एक इंडिकेशन किया था। हालांकि इनका भारत में विभाजन का उद्देश्य नहीं था इसका कहने का, उन्होंने बस ये कहा था मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए जहां पे वो अपनी व्यवस्था बनाकर चल सके, उनको कोई हस्तक्षेप न हो, ये इनका विचार था। और यही विचार धीरे धीरे बाद में उठकर कहां चला जाता है? बाद में जिन्ना के 1940 के जो लाहौर अधिवेशन होता है और जिन्ना उस समय अध्यक्ष होते हैं, और यही विचार बाद में क्या है, दो राष्ट्र सिद्धांतवाद के रूप में चला जाता है। दो राष्ट्र सिद्धांतवाद कहने का मतलब अब जिन्ना जो थे यहीं से दो राष्ट्र की बात किए, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। तो जो इसका बीज माना जाता है वो बीज यहां से शुरुआत मानते इनके एक अध्यक्षीय भाषण में, ठीक है। हम फिर कह रहे हैं कि हालांकि ये राष्ट्रवादी थे, ये देश के विभाजन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उसमें इन्होंने एक संकेत दिया था, उन्होंने इस पे एक संकेत दिया था। ये चीज दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हुआ? इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक, आगे बढ़ा जाए, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए भाई आगे बढ़ा जाए, जो चीजें बताई जाए वहां तक क्लियर है। पहली चीज हम आपको यहां से क्या बता रहे हैं, कुछ प्रमुख कठिन प्रश्न हैं जो एक मॉडल प्रश्न के रूप में सिलेबस डिस्कस के बाद हम बता रहे हैं। कुछ प्रमुख जो कठिन प्रश्न हैं, उन कठिन प्रश्नों अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं इसमें कठिनाई स्तर है, कठिनाई स्तर इसमें आता है, तो हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, इन सब चीजों को भी, बारीकियों को भी हम उठाएंगे और तब फिर क्या कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जितने भी प्रश्न हैं, जो भी आगे आयोग के आने वाले प्रश्न हैं, सब आपका उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे देखना है कि पहले कौन सी घटना, हाँ देखिए ये कुछ मॉडल है, हमने अब बताया कि पहले मॉडल प्रश्न है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। कथन कारण के भी प्रश्न बनते हैं, तो हम एक मॉडल के रूप में केवल आपको यहाँ पे लाए हुए हैं। अभी हमारा कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, जब हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो उस पर हम लोग सारे मॉडल को डालते हुए लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि भाई सबसे पहले इस सब में घटना कौन सी है और उन घटनाओं में ये चीजें मतलब कूट कौन सा सही है, इसमें हम देखते हैं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए भाई कौन सी घटना है, थोड़ा सा बताते रहेंगे आप लोग भी, हमको भी लगे आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है। पहला क्या है, साइमन कमीशन, दूसरा क्या है, गोलमेज सम्मेलन, तीसरा क्या है, क्रिप्स मिशन और सीआर फार्मूला, ठीक है। अब आपको क्रम बताना है यहाँ पे कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ठीक है। चलिए फिलहाल ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली चीज घटना कब हुई थी, पहली घटना इसमें साइमन कमीशन। अब पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। गठन जो है ये ब्रिटेन में हुआ था 1927 में, नवंबर 1927। भारत कब आए, भारत आगमन मार्च 1928। साइमन कमीशन ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमको बहुत मतलब पढ़ना है और डिटेल पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये कुल टोटल भारत में 2 बार आया हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बनकर तैयार हुआ था या आया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, कहां पर हुआ था, ब्रिटेन में। कहां पर हुआ था, ब्रिटेन में।
और ये भारत आया 1928 में। बाकी इसका डिटेल हम लोग आगे क्लास में जब हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सी घटना हुई, क्रिप्स मिशन, ये तो उसके बाद घटना ये होगी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ था, 1930। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो गोलमेज सम्मेलन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना है। और जो 1930 से लेकर दिसंबर 1932 तक के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, उसके विषय में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जानिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930। इंपॉर्टेंट जो आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पूछा जाता है कि किसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये 1930। और इसके बाद क्रिप्स मिशन कब आया, मार्च 1942 में। स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, मार्च 1942 अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये मार्च 1942 में भारत आया हुआ था। भारत आया, क्यों आया, क्या घटना थी, सब चीजें हम लोग अलग से इस पर डिस्कस करेंगे। एक आपका है CR फार्मूला। अब ये CR कौन थे भाई, ये भी प्रश्न उठता है। एक कंफ्यूजन होती है CR दास, 2 नाम आता है CR से, एक नाम आता है CR दास, उनको कहते चितरंजन दास। एक CR फार्मूला, ये CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये इनकी बात हो रही है। कौन, CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने फार्मूला कहने का मतलब ऐसा नहीं तो गणित का सूत्र दिया था, वो फार्मूला नहीं है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहे थे, और एक घटना थी 1940 की। कब थी, 1944 की। ये घटना कब थी, 1944 की। 1944 की घटना थी। और इन्होंने क्या किया था, ये हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहे थे उनको एक मंच पे लाने के लिए, एक साथ खड़ा रखने के लिए, भारत के जो विभाजन की जो बातें बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने अपना 10 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया था। 10 बिंदु उसमें बनाए थे, 10 पॉइंट लिखा गया था, और उसी को नाम दिया गया CR फार्मूला। लेकिन जिन्ना ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और बाद में फिर इसी के बाद फिर शिमला समझौता 1945 में हुआ था, ठीक है। ये सब घटनाएं हम लोग क्रम से लेकर चलेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे क्या है, अब सन के अकॉर्डिंग आप क्रम बैठा सकते हैं। तो पहले क्रम में क्या है आपका, साइमन कमीशन 1 हो गया। दूसरे क्रम में क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ये हो गया। तो कहने मतलब पहले हमको देखना 1 और 2 कहां पर है, 1 और 2 इस पे है। तीसरे क्रम पे 42, फिर 44, आंसर 2। ये आपका आंसर सही आंसर है, ठीक भैया, ये आंसर आपका सही आंसर निकला इसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था। एस्ट्रोनोमई, जैसे मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज यूनानी, भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। किसके शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे उसके विषय में और भी इसके डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनोमोई, तो मेगास्थनीज जब आया था उसने 2 प्रकार, मतलब अपने यहाँ पे कई प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया था, ठीक है। लगभग 7 समितियों की बात किया था, 7 जातियों की बात किया था, 6 समितियों की बात किया था, 7 जातियों की बात किया था, बहुत सारी चीजों का यहाँ इसने उल्लेख किया था। उसी में इसने 2 अधिकारियों का भी उल्लेख इसका आता है जो ज्यादा पूछा जाता है। एक प्रथम जो है, एक एस्ट्रोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। थोड़ा थोड़ा अंतर है एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई, ठीक है, बस थोड़ा सा केवल अंतर है, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। इन 2 की बात किया था। तो एस्ट्रोनोमोई जो है
ये एस्ट्रोनोमी ये किससे संबंधित है? ये नगर का अधिकारी था। क्या क्या था? नगर का अधिकारी, नगर का अधिकारी। और एग्रोनोमी जो था इसको जिले का अधिकारी माना जाता था। इसका जो काम था सड़क मरम्मत भी था, सड़क मरम्मत, सॉरी सड़क निर्माण करिए, सड़क निर्माण, इसका काम सड़क निर्माण भी था। मतलब कई काम इसमें का इसके आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, हट गया क्या सर वो? ठीक, आगे ये आंसर क्या इसका सही हुआ? नगर अधिकारी। क्या था? नगर अधिकारी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहां तक जाने का एक प्रवेश द्वार है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा। अब इसका मतलब अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। एक प्रश्न आपका यही तैयार हो गया, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, और कहां तक जाने का प्रवेश द्वार है? जो ये बना हुआ है कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसके पास ही अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो एरिया है कुतुब मीनार का और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, ये क्या है? वो आसपास ही पूरा एरिया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कहां तक जाने का प्रवेश द्वार, जो गेट के रूप में बना हुआ है, कहां तक जाने के लिए है? तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए। पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम तुर्की मस्जिद है ये, तुर्की मस्जिद ये भारत में है, भारत में प्रथम निर्मित। कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में निर्मित प्रथम तुर्की मस्जिद, मतलब मुस्लिम मस्जिद की बात होती है, तुर्की मस्जिद। और कौन मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। किसने इसका निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसके साथ साथ इसी का जो गेट है, इसी का प्रवेश द्वार जो है, जहां पे एंट्री किया जाता है करने के लिए, यही अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश बाद में आया, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था? एक अलाई दरवाजा बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद यहां से प्रश्न उठता है कि अब यहां थोड़ा सा हम लोग इन सबको देख लेते हैं, ये तीनों चीजें। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, और 1230-31 में इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये दोनों चीजें किसने करवाया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हौज खास की बात करते हैं, हौज खास, अलाई दरवाजा, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपके जब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, तो उसी स्थापत्य कला के अंतर्गत हम इन सब टॉपिक को, इन सब चीजों को वहां पे पढ़ते हैं। और हम थोड़ा सा और डिटेल वहां पढ़ते हैं। ये बस केवल क्वेश्चन सॉल्विंग का सॉल्व था, इसलिए कुछ ही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको यहां ध्यान रखना है, नहीं है। हमने पहले बताया मॉडल, एक प्रश्न का प्रारूप कैसे प्रश्न आते हैं, तो है भी, नहीं है, हमको दोनों ध्यान देके चलना है। ठीक है, तो नहीं है की बात करते हैं। पहले ये देखते हैं, राखीगढ़ी एक मध्य शहर है, शहर मध्य क्या मतलब मध्य, इसका ये राखीगढ़ी जो प्राक में भी आता, मतलब प्राक हड़प्पा आता है, विकसित हड़प्पा आता है, और उत्तर हड़प्पा, तीनों पार्ट के अंतर्गत राखीगढ़ी आता है। इसका जो इसमें क्या है, एक मध्य शहर है। ये सही आंसर, ये सही है। हड़प्पा समाधान एच। जब बात करते हैं कि हड़प्पा में दो प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं। जो हड़प्पा शहर है, तो शहर के बाहरी जो क्षेत्र है, बाहरी वाले एरिया पे एक समाधान एच, समाधान कहने का मतलब क्या? कब्र,
कब्र जो दफनाया गया हुआ है, ठीक है। तो समाधान H और R37 ये दो प्रकार की कब्रें वहां पर प्राप्त होती हैं, R37 और समाधान H। तो हड़प्पा में दो प्रकार की कब्रें प्राप्त होती हैं और यहाँ पे क्या है, समाधान H सही है। दूसरा मोहनजोदड़ो समाधान R37, यही आपका सुमेलित नहीं है, आंसर आपका यही सही होगा। क्या मतलब ये गलत सुमेलित है और समाधान, क्योंकि R37 जो है ये हड़प्पा का है न कि मोहनजोदड़ो का है, ठीक है। बाकी कालीबंगा में पुरुष और स्त्री के युग्म, क्या मतलब एक युगल समाधान प्राप्त होता कहां पर, कालीबंगा में। यह भी पूछा जाता है कि 3 युगल समाधान कहां प्राप्त होते हैं। अगर 3 युगल समाधान की बात करते हैं तो 3 युगल, युगल मतलब पुरुष और स्त्री, 3 युगल समाधान कहां प्राप्त होते हैं, ये लोथल में प्राप्त होते हैं। एक युगल समाधान कहां प्राप्त होता है, ये एकल है, एक है एकल, एकल प्राप्त होता है कालीबंगा में। तो ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यही मोहनजोदड़ो जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि समाधान R37 किसका है, हड़प्पा का है, ठीक, हड़प्पा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज अभी हमने बताया, मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, वह यूनानी राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, और उसी इंडिका पुस्तक में इसने बहुत सारी चीजों को क्या किया था, उल्लेख किया था। भारत के उस समय तत्कालीन भारत के विषय में इसने वर्णन किया, जो इतिहास जानने के प्रमुख साक्ष्य के साहित्यिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज की बहुत सारी चीजें लेती है। हालांकि इसने बहुत सारे भ्रामक विवरण भी दिए हैं, बहुत सारे ऐसे विवरण भी दिए जो कहीं न कहीं मानव तथ्यों के आधार पर देखा जाता है कि वो गलत माना जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसकी पुस्तक से हमारे इतिहास को, अपने भारतीय इतिहास को जानने में सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसी के तहत ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में किसका उल्लेख है, ये चेर, चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, चोल, इन चारों में अगर आंसर देखा जाए तो पांड्यों का उल्लेख ही करता है, बाकी 3 का उल्लेख या नहीं करता। पांड्यों का उल्लेख करता है लेकिन 3 का उल्लेख नहीं करता। इसने ये अपनी मेगास्थनीज पुस्तिका में बताया कि पांड राज्य में एक महिला शासिका हुआ करती थी, जो पांड्या, उसने वर्ड नाम दिया पांड्या, मतलब महिला शासिका पांड्या शासन करती थी। और उसने बताया कि यहाँ बहुत सारे गांव होते थे और जो गांव प्रतिदिन राजा को टैक्स देते थे, जो उनके आवश्यक सामग्री होती थी उसके विषय में वो उसको लाकर राजा के पास पहुंचाते थे। ये चीजें इसने यहाँ पर बताया, ठीक है। लेकिन हमने अभी बताया कि इसका भ्रामक विवरण भी देता है। क्या देता है, भ्रामक विवरण। भ्रामक विवरण मतलब कुछ चीजें इसने गलत भी बताया जो वास्तविक रूप से सही नहीं थे। इसने कहा कि पांड राज में 7 वर्ष की माता थी, मतलब 7 वर्ष की कन्या को इसने बताया कि वह मां बन गई है, ठीक है। इसका ये भ्रामक विवरण माना जाता है। तो पूछा जाता है कि किस राजदूत या किसकी पुस्तक में पांड राज में 7 वर्ष की माता का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 7 वर्ष की माता का उल्लेख इंडिका में प्राप्त होता है, लेकिन कहां पर यह प्राप्त, पांड राज में, लेकिन इसका यह भ्रामक विवरण है। ऐसा अन्य जो बाद के इतिहासकारों ने इसको माना कि ये उसने क्या है, गलत बताया है। यही नहीं, इसने तो ये बताया कि भारत में जो सोना निकालती हैं वो चीटियां निकालती हैं, मतलब चित्तेदार चीटी होती हैं वो भारत में सोना निकालती हैं। ऐसा भी इसका ये भ्रामक विवरण है। तो कहने बहुत सारी चीजें इसने गलत भी बताया जो वास्तविक रूप से नहीं मानी जाती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस समय थी और उससे मौर्य वंश के इतिहास या भारत के तत्कालीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एलिफेंटा की गुफा, पहले जान लीजिए एलिफेंटा गुफा कहां पे है, ये भी समझ लिए। पहले प्रश्न बनता है एलिफेंटा गुफा कहां
है। दूसरी चीज क्या है, एलिफेंटा गुफा जो बनी वो किससे संबंधित है, प्रश्न आपका यही है कि किससे संबंधित है। तो पहले तो हम जान लेते हैं आंसर, ये यहां पे आंसर सभी है। एलिफेंटा गुफा पहली चीज ये जान लीजिए बंबई में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य के बंबई में स्थित है। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास से एरिया आता है। कभी पूछा जाता है इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था, धारावी। धारावी इसका पुराना नाम था। और इसका नाम एलिफेंटा क्यों दिया गया, किसने इसका नाम एलिफेंटा रखा, तो जब पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली जब भारत आए तो पुर्तगालियों ने वहां देखा कि जो गुफा बनी हुई है पत्थर की है, मतलब पहाड़ी टाइप का था, तो वहां एक गुफा के रूप में बनाया गया था। तो उसको दूर से देखने पर हाथी जैसा प्रतीत होता था, और तब उसने उसी का नाम दे एलिफेंटा, मतलब एलिफेंट, हाथी के रूप में प्रयोग कर दिया। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था, ये माना जाता है, और तभी इसका नाम क्या हो गया, एलिफेंटा। ठीक है। अब ये बात आती है कि इस गुफा में किसकी मूर्तियां हैं, किसके लिए गुफा प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः हिंदू धर्म से, और हिंदू धर्म में भी शिव से संबंधित इसमें सर्वाधिक और प्रसिद्ध मूर्तियां पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध और जैन से भी कुछ मूर्तियां पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित, तीनों धर्म से संबंधित यहाँ मूर्तियां पाई जाती हैं, और इसीलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसमें क्या आंसर सही है, सभी। क्या आंसर सही है, सभी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बाकी हम लोग जब क्लास लेंगे, लगातार अब क्लास लेंगे, आप पास अपडेट पहुंचती रहेगी, और उसके बाद हम लोग सिलेबस तो आज डिस्कस कर ही लिए, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन PYQ भी लेकर चलेंगे, और ऐप पे क्या है आपको पूरी तरह से एक एक पार्ट करके हम लोग अच्छे से पढ़ा के आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया। देखिए कुछ चीजें हम आज आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल से अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। पहली चीज, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, बातें आती है। दूसरा प्रश्न आता है कि किसके समय में हुआ। ठीक है। तो बंगाल विभाजन की हम बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन जो था ये लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय था, वायसराय लॉर्ड कर्जन, इसका बहुत घृणित कार्य माना जाता है कि इसने भारत में विभाजन की बात के लिए घृणित कार्य माना जाता है। और इसमें लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में। अब इसने इसकी घोषणा कब की थी, तो इसने 20 मई को इसकी घोषणा कर दी। 20 मई को घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करें। कब, 1905 को, 20 मई 1905 को इसने घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। क्यों करेंगे, इसने बताया कि हम प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग, कि अब बंगाल दो भागों में बटेगा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बंगाल आप जान रहे, पश्चिम बंगाल जो कलकत्ता का पूरा जो क्षेत्र वर्तमान भारत का एक राज्य के रूप में है, कि बंगाल ये है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड की बात की। लेकिन 20 मई को 1905 घोषणा तो कर दिया कि हम बंगाल को विभाजित करेंगे। अब इसी के विरोध में भारत में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। और ये जो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया, शुरुआत किया गया, वो 7 अगस्त किया गया 1905। अभी घोषणा नहीं हुई है, सॉरी घोषणा हुई है, अभी लागू नहीं हुआ है, विभाजन लागू नहीं हुआ है। तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया अगस्त से, और लगातार विरोध। जब इस आंदोलन को पढ़ेंगे, स्वदेशी एक आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। इसने क्या किया, इसी के बाद जब इसने तब भी नहीं माना, इतने विरोध के बावजूद भी नहीं माना, और इसने क्या किया, इसने 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया, विभाजन को लागू कर दिया। कहने का मतलब 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन, भारत बंगाल दो भागों में बट गया। एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहां जो उसको पूर्वी बंगाल कहते हैं, दूसरा हिंदू बाहुल क्षेत्र
जो पश्चिमी बंगाल था 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 16 अक्टूबर 1905। बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे इसमें डिसीजन लिए गए और लास्ट में अगर देखा जाए तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है और उसी आगमन के तहत लॉर्ड हार्डिंग के समय ही क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जो 1911 के दिल्ली दरबार लगा था, उसी में इस घटना का जिक्र मिलता है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो हम लोग वहाँ इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्या है, सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। और आपको हमारी सारी क्लासेज, आपको बहुत सारी क्लासेज यहाँ पे चलाए, हर सब्जेक्ट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का, और उसके साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता का, जीडीसी का, सारी क्लास लगभग सब्जेक्ट की आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसी के साथ यूपी टेट और सुपर टेट की भी क्लास आपको क्या है हमारे इस चैनल पे, हमारी इस ऐप पे मिल जाएंगी। जो भी है आप इसमें आप इस द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब पे कुछ क्लासेज आपको मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा आपको जो भी कोर्स होंगे, कोर्स आपको इस ऐप पे मिलेंगे। और ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको जैसे निर्देश होंगे उसी निर्देश के अकॉर्डिंग आप फिर क्या है कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जानकारी आपको अगर चाहिए, अधिकतम जानकारी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके, तो आज हम लोग यहीं तक, हमारा आपका आज यहीं तक साथ रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एक एक करके टॉपिक वाइज जब पढ़ा जाएगा, टॉपिक वाइज हम उसको पूरा एक्सप्लेन भी कराएंगे, तो जिससे आपका पीटी से भी और जो क्लास में ऐप पे जो क्लास चलेगी उस क्लास में आपको मेन से भी जुड़े हुए मैटर को आपको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।